हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ना, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। वैसे तो सबको मालूम है, बट कुछ ऐसे डिस्कशन करेंगे जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज यार वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, आप चाहे तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बट पूरा वीडियो को देखने के बाद ही आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि क्या है इस फुल वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से कोई भी सरकारी नौकरी पा चुका है ना, या फिर कोई ऐसे है जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, उनको जानना बहुत जरूरी है कि ये अपॉइंटमेंट और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होता क्या है। चलिए मैं ही बोल देता हूँ। ये जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है ना, एंड उसके बाद उसको बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, उनको इशू किया जाता है जिनका गवर्नमेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। अभी देखेंगे कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट किसको इशू किया जाता है। फर्स्ट देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में क्या होता है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो उनको इशू किया जाता है ना, जिसका सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर हुआ है। उन अपॉइंटमेंट तो होता है जब उनका कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में जो टर्म एंड कंडीशंस होता है ना, वो है आपका पे स्केल होता है, जैसे कि प्रोबेशन का ड्यूरेशन कितना रहेगा, इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, लाइक एनपीएस के बारे में भी रहता है, टर्मिनेशन का प्रोविजन क्या क्या रहेगा, और जो ऑल इंडिया ट्रांसफर कंडीशंस रहता है अगर जरूरत है तो। एंड ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है, कितना टाइम दिया जाएगा ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, एंड ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए। तो ये सब चीज उसमें जरूर होगा। ये चीज आपको जानना जरूरी है। जो अपॉइंटमेंट लेटर जाता है ना, उसको मेनली रजिस्टर्ड पोस्ट में एक्नॉलेज के साथ ही भेजा जाता है। और आजकल तो मेल भी एक कॉपी चला जाता है, और एसएमएस के द्वारा भी आपको जानकारी मिल जाता है, तो इसलिए। बट मैं पहले जो होता था या फिर अभी जो हो रहा है, ये रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा हो रहा है अभी भी। और एक एक्नॉलेजमेंट आता है जो वापस आता है कि आप इसको एक्सेप्ट किए कि नहीं किए। ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो अगर कैंडिडेट एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करता है विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, देन उस केसेस में टाइम एक्सटेंड करने के लिए परमिशन दिया जाता है। ओके। बट सीनियरिटी मेरिट बेसिस में ही डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप पूछेंगे कि, और आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि जब एक बंदा ज्वाइन कर लिया पहले, देन उसका सीनियरिटी पहले आना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई। क्योंकि अगर उसका रैंक मेरिट लिस्ट में आगे है आपसे, और वो परमिशन लेने के बाद लेट में ज्वाइनिंग कर रहा है ना, देन उस केसेस में वो सीनियरिटी में ही आगे रहेगा। ठीक है। और फॉर्मेट भी उसके साथ आपका अपॉइंटमेंट लेटर के साथ भेजा जाता है। ठीक है। जैसे कि मेरिटल डिक्लेरेशन फॉर्म, और जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जहाँ पे आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह करने के बाद ही आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप एस सी एस टी या ओबीसी में है तो। अभी क्या है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का केस में। अभी देखते हैं कि प्रॉपर्टी का केस में क्या होता है। ओके। यहाँ एक चीज जान लो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का केसेस में ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एप्लीकेबल होता है। ओके। बट प्रमोशन का केसेस में हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा ऑर्डर ऑफ प्रमोशन ही दिया जाता है। ठीक है। कुछ केसेस में होता है ऐसे कि जब कोई पर्टिकुलर हेड ऑफ ऑफिस डीपीसी कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डीपीसी मतलब हो गया डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी। इसमें जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पर्टिकुलर जोन के लिए, उस केसेस में हेड ऑफ ऑफिस ओनली सिलेक्ट करता है और अलर्ट करता है उसी बंदे को जिस प्रमोशन पोस्ट प्रमोशन के लिए डीपीसी करा गया था। ओके। उसके बाद आपका जो हेड ऑफिस है ना, वो ऑफर लेटर इशू करता है कैंडिडेट को जो ऑफिस में वो ऑलरेडी काम करता है। ठीक है। ये जो ऑफर लेटर है उसमें पोस्ट का डेजिग्नेशन, पे स्केल क्या रहेगा प्रमोशन के बाद आपका, प्रमोशन प्रोबेशन पीरियड आपका कितना रहेगा या फिर नहीं रहेगा, जो टाइम लिमिट कितना दिया जाएगा प्रमोशन को एक्सेप्ट करने के लिए, एंड ज्वाइनिंग के लिए आपने के लिए आने के ज्वाइनिंग पे आने के लिए आपको ये सब क्या रहता है आपका। ठीक है। बट जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट, ये सब लगता था ना, वो सब यहाँ नहीं जरूरत है। क्योंकि आपका सर्विस बुक जब ट्रांसफर होगा ना आपका प्रमोशनल ऑफिस को, सो ऑफिस को उसमें से ही आपका डाटा सारे मिल जाएगा। तो इसका कोई भी आपको जरूरत नहीं है प्रोमोटी का केस में। ये चीज भी ऑफर लेटर में रहता है कि अगर कोई ऑफिशियल प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, मान लीजिए, देन कोई भी फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर ना जो प्रोबेशन के प्रमोशन के ऊपर, उसको इशू नहीं किया जाएगा 1 साल तक, या फिर नेक्स्ट वैकेंसी आने तक।
जो पहले आ जाए उसी को कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ जो 1 साल का जो बात कर रहा है ना, वो शुरू होगा जिस डेट में आपने प्रमोशन के लिए को लेने के लिए इनकार किया था ना, उसी डेट से आपको लागू हो जाएगा। मान लीजिए सेकंड पॉइंट है कि जैसे कि अगर कुछ रीजन दिया आपने प्रमोशन को मना करने के ऊपर, और वो मान लीजिए कि वो वैलिड नहीं होगा अथॉरिटी को, और आपने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया है प्रमोशन को, उस केसेस में आपके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। आपने ऑर्डर को जो मानने से इनकार कर लिया ना, और इसके ऊपर भी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, और ये भी कहीं कहीं पे ऑफर लेटर में लिखा भी जा सकता है। ठीक है। और जो पर्सन बार बार प्रमोशन को मना कर रहा है, मान लीजिए अगर उसको डिबार भी कर दिया गया है उस चीज को लेके, और उस केसेस में वो अपना ओरिजिनल सीनियोरिटी भी लूज कर सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए उसके बाद भी अगर प्रमोशन का बारी आया, तो फिर उसका जो नया जो सीनियरिटी बनेगा ना, जो जूनियर उससे पहले जो ज्वाइन किए होंगे और उसके बाद का जो उसका सीनियरिटी बनेगा, उस केसेस में वो ओनली ज्वाइन कर सकता है, सीनियरिटी उसका उसी टाइम ही बनेगा सीनियरिटी। डेपुटेशन और जो ऑब्जर्वेशन का केस में ना, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी होता है अपॉइंटमेंट करने के लिए। ठीक है। एंड जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा ना, उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन भी मेंशन रहेगा। जैसे कि कितना दिन के लिए आप डेपुटेशन में रहेगा आपका, और कितना दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसमें भी आपको यूजुअल अलाउंसेस क्या क्या रहेगा, और जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उसका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगा, ये सब चीज उसमें मेंशन रहता है। कंपल्सन और अपॉइंटमेंट का केस में ये सेम टर्म एंड कंडीशन जो मेंशन रहता है ना, जिसके जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में होता है, ये सेम ही टर्म एंड कंडीशन मेंशन रहता है। अगर अगर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा कंपल्सन और अकेडमेंट के केस में, वो भी मेंशन रहेगा आपको। ठीक है। उसमें उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी आपको दिया जाएगा क्वालिफिकेशन को आपको कंप्लीट करने के लिए, अगर आपका क्वालिफिकेशन वो पोस्ट के लिए नहीं है तो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि एक कंपल्सन डिपार्टमेंट का केस में अगर कोई कैंडिडेट का टाइपिंग स्पीड मान लीजिए डब्ल्यू वर्ड पर मिनट है, जिसको बोलते हैं WPM, उससे भी कम है आपका एक LDC पोस्ट के लिए भी, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उसमें, वो चीज भी क्लियरली लिखा रहता है अपॉइंटमेंट लेटर में कि उस कैंडिडेट को एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे कि 1 साल के अंदर वो टाइपिंग स्पीड अगर सीख के आना चाहिए उसको। ठीक है। अगर उसके बाद भी वो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, अगर वो उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में वो क्वालिफाई हो जाता है, तब जाके उसको इंक्रीमेंट लागू होगा, नहीं तो उसको इंक्रीमेंट भी लागू नहीं होगा। ठीक है। एडॉक प्रमोशन का केस में जो अपॉइंटमेंट लेटर ऑर्डर जो मिलता है ना, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि वो जो ऑफिशियल होगा, वो कभी भी रेगुलर प्रमोशन को क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। और जो बाकी सारे जो पे स्केल होगा उसको प्रेजेंट पोस्ट के लिए, जो अलग अलग जो टर्म एंड कंडीशन होगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब और यूजुअल अलाउंसेस जो भी है वो उसमें मेंशन रहेगा। बट इसमें एक जो चीज मेंशन रहता है, वो कभी रेगुलर प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो क्लेम भी नहीं कर सकता। ठीक है। ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये एक्चुअली क्या होता है, आइए जानते हैं। जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का रेस्पॉन्स में कैंडिडेट को जो अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर गया आपका, और उस रेस्पॉन्स में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके अपना एक्सेप्टेंस लेटर एक देना पड़ता है। ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर भी उसके साथ, अगर आप कोई कोई मान लीजिए पास में है, वो आके यहीं पे दे ज्वाइनिंग लेटर दे के भी जा सकता है। ठीक है। और उसको सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन के लिए भी सबमिट करना पड़ता है, और मैरिटल स्टेटस के साथ ही। ठीक है। उसके बाद जो ओथ ऑफ एलिजेंस होता है टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें ओथ टेकिंग जैसे करता है कि सेल्फ प्लेस करता है, जिसमें उसको सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ेगा एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर के द्वारा। ओके। बट ये सारे फॉर्मेलिटी जरूरी होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का केस में, जब एक इंस्टीट्यूशन बाहर से रिक्रूट होके आता है। ठीक है। बट अगर एक मान लीजिए एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब जिस डिपार्टमेंट से आपका नोटिफिकेशन निकला है आउट जॉब के लिए, उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही एक एम्प्लॉय मान लीजिए काम कर रहा है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। ये अगर सिलेक्ट होता है ओपन कंपटीशन में आउटसाइड स्टूडेंट के साथ, तो उसको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए एग्जेम्पशन है। ठीक है। अभी जानते हैं ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में। ओके। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, वो
ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में ही जान रहे थे, ठीक है। एक जो सिंपल ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है ना, इशू किया जाता है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केसेस में ही इशू किया जाता है। प्रमोशन के केसेस में ये ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है ना, और उसको पढ़ के कैंडिडेट को अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजना रहता है। सो सेम चीज ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट में नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको तो ऑलरेडी आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा रहता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट में ओनली आपका प्रोविजन का कंडीशन के बारे में लिखा रहता है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए एक एक्स सर्विसमैन का अपॉइंटमेंट के बारे में हम बात करें, तो इस केसेस में ये मेंशन रहता है कि उसका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ना, वो क्या चाहता है, वो बहुत मिलिट्री और सिविल सर्विस का रिटायरमेंट बेनिफिट का एडवांटेज के लिए उसको कुछ ऑप्शन दिया जाता है, और उसको ऑप्शन चूज करना पड़ता है। 1 साल का अंदर उसको ऑप्शन चूज करना पड़ता है और इंटीमेट करना पड़ता है कि, क्योंकि और जो 1 साल जो काउंट किया जाता है, वो काउंट किया जाता है कि जिस डेट से उसका री एम्प्लॉयमेंट हुआ है, ठीक है, उस डेट से उसको काउंट किया जाता है और उसको एक ऑप्शन देना पड़ता है। आप लोग ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट तो जान लिए, बट अपॉइंटमेंट ऑर्डर को साइन कौन करता है, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है या अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है, ये नॉर्मली साइन किया जाता है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ये कैसे बनते हैं, ये एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्टर है, मान लीजिए, और जो आपका हायर अथॉरिटी है, उसके उनके हायर अथॉरिटी है वो है, मान लीजिए ज्वाइंट कमिश्नर है। तो आपने डेलीगेशन ऑफ पावर के अंतर्गत आपको वहां पे दिया जाता है, आपको डेलीगेशन पावर है, सुप्रियर को मिल जाता है, सुप्रियर से लॉयर पोस्ट में मिल जाता है। मान लीजिए डायरेक्टर को पावर मिला है कि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अनुसार आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट में आपका साइन कर सकता है। तो फिर उस केसेस में चाहे तो जॉइंट कमिश्नर भी अपना पावर को एक्सरसाइज करते हुए हायर अथॉरिटी कर सकता है साइन, ओके। और फिर अगर मान लीजिए कि हायर अथॉरिटी ने पावर दे के लोअर पोस्ट में उसको, वो अगर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं भी है और उसको आपने जॉइंट कमिश्नर ने डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है, तो उस केसेस में वो भी साइन कर सकता है। बट बट इस केसेस में उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में डिफिकल्टी ला सकता है। क्योंकि मान लीजिए एक हायर ऑफिसर ने एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन के एक लोअर ऑफिसर को दे दिया, एक लोअर पोस्ट में जो ज्वाइन करने वाला जो आदमी था उनको दे दिया, मान लीजिए ज्वाइन करा दिया। बट फ्यूचर में मान लीजिए कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लागू हुआ उसके अगेंस्ट में, तो फिर इसमें डिफिकल्टीज आ सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन में, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज ऑफ पावर का मिस यूटिलाइजेशन के लिए भी बात आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। प्रमोशन के केसेस में क्या होता है वो भी जान लीजिए, ठीक है। प्रमोशन के केसेस में भी मान लीजिए एक कैंडिडेट ग्रुप सी पोस्ट में है, और वो ग्रुप बी पोस्ट को प्रमोट हुआ। देन उसका केसेस में ना, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू होगा, उसमें वो पीरियड ऑफ प्रोबेशन भी उसका मेंशन रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो मेंशन पीरियड ऑफ प्रोबेशन हो सकता है कि ग्रुप सी में जो अगर पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो ग्रुप बी में शायद आपको फिर से आपको, अगर एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर प्रोबेशन का रूल, ठीक है। और ये भी स्पेसिफाइड रहता है कि जो प्रमोशन मिला आपको ना, उसको 1 मंथ टाइम दिया जाता है अपना पे फिक्सेशन को ऑप्ट करने के लिए, कि आप कौन सा डेट से आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। आप जिस डेट से आपको मान लीजिए पीछे डेट से आपको प्रमोशन, जिस डेट से आपको प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशनल बेनिफिट आपको मिलना था, उसके बाद का इंक्रीमेंट, नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, या फिर जिस डेट से आपने हायर पोस्ट का प्रमोशन मिला ना आपको, उस डेट के बाद का नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। ये आपको दिया जाता है ऑप्शन 1 मंथ के अंदर आपको चूज करने के लिए। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर में भी आपको मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, एंड आप जरूर का सजेशन एंड आपका कमेंट उस दोनों कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए। बट डिसलाइक करने से पहले आप सोचिएगा किसी का मेहनत का फल है ये, कोई कर्म कर रहा है तो उसको सजेशन दीजिए कि क्या इम्प्रूव करा जा सकता है। तो चलिए गाइस, थैंक यू।